गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर बेटा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मृदा के रासायनिक सुधार में कुछ टॉपिक्स हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आप इन मृदा सुधार के जो रासायनिक सुधारक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको आप ध्यान से समझना है। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ज़रूरत है मात्र समझने की। यदि आप इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को आप समझते हैं तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो ये आपको लंबे समय तक याद नहीं रह पाते। तो रटने से अच्छा होता है कि हम उस चीज़ को ध्यान से समझ लें। यदि समस्या होती है, समझ में नहीं आता है कुछ भी चीज़, कोई सा भी टॉपिक्स ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लग रहा है कि आपके समझ से दूर है, तो आप उस टॉपिक्स को किसी भी नोटबुक में आप उसे नोट कर लें। सही रहेगा कि आप उसे केमिस्ट्री की जो आपकी नोटबुक है उसमें आप उस टॉपिक्स को नोट कर लें। जब भी स्कूल खुलेगा, हम स्कूल में क्लास लेंगे, तब आप उस समस्या को अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बेटा इसी के साथ जिप्सम की। तो सबसे पहले हम बात करें जिप्सम का फॉर्मूला। तो जिप्सम सूत्र होता है CaSO4.2H2O, यानी जिप्सम के अंदर 2 अणु जल होते हैं। इसके बाद हम देखें जिप्सम के संगठन की। तो जिप्सम में 23.2% कैल्शियम होगा, 18.6% सल्फ़र होता है और 21% इसमें जल पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा सा यहाँ नोट दिया हुआ है और नोट में लिखा है कि भारत में जिप्सम का मृदा सुधारक के रूप में सर्वप्रथम सन 1942 में JW लेदर ने उत्तर प्रदेश में किया था। यानी कि जिप्सम का भारत के अंदर सबसे पहले मृदा सुधारक के रूप में जो उपयोग है वो JW लेदर द्वारा किया गया था। सन 1942 में किया गया और उत्तर प्रदेश राज्य में इसका जो है उपयोग सबसे पहले किया गया था। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है। इसी में हमारा अगला टॉपिक है कि क्षारीय मृदाओं में जिप्सम की अभिक्रिया। तो हमें देखना है कि क्षारीय मृदाओं में जिप्सम किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि कैल्शियम क्षारीय मृदाओं में से विनिमय सोडियम को विस्थापित करके सोडियम आयनों को कैल्शियम आयनों में बदल देते हैं। इसको समझने के लिए हम इस अभिक्रिया को देखते हैं। इस अभिक्रिया में इस कले के ऊपर जो है सोडियम आयन अधिशोषित है। हमने इसी मृदा में जिसमें सोडियम आयन अधिशोषित कले के ऊपर हमने जिप्सम को मिलाया। इस जिप्सम को हमने मिला दिया। जब मिला अभिक्रिया होती है तो इसका कैल्शियम आयन इसके सोडियम आयनों को जहाँ से विस्थापित कर देता है और कैल्शियम आयन इसके सोडियम आयनों के स्थान पर अधिशोषित होकर कैल्शियम कले का निर्माण करता है और इसके सोडियम आयन यहाँ से बाहर निकलकर इसके सल्फेट से क्रिया करते हुए सोडियम सल्फेट का निर्माण करते हैं और सोडियम सल्फेट मृदा जल में विलय होकर मृदा की निचली परतों में चला जाता है और इस प्रकार से जो मृदा है वो सोडियम लवणों से मुक्त होती है। इसके अलावा और भी अभिक्रियाएं हैं, हम देख सकते हैं। यहाँ नंबर 2 है कि जिप्सम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। इस क्रिया में सोडियम सल्फेट बनता है जो घुलनशील होकर निक्षालन द्वारा पृथक हो जाता है। हम क्या करते हैं कि जिप्सम को जब मृदा में मिलाते हैं तो जिप्सम मृदा में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तथा सोडियम सल्फेट भी बनता है। हम समझने के लिए इस अभिक्रिया को देखें कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है और इसके अंदर हमने इस जिप्सम को मिलाया, कैल्शियम सल्फेट को मिलाया। जब मिलाते हैं तो इसके अंदर अभिक्रिया होती है। जब अभिक्रिया होगी तो इसका कैल्शियम जो है इसके कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसका सोडियम इसके सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाता है। ये बना हुआ सोडियम सल्फेट मृदा जल में विलय होकर मृदा की निचली परतों में चला जाता है, जिस प्रकार से जिससे मृदा जो है सोडियम लवणों से मुक्त हो जाती है और मृदा की संरचना में सुधार होता है। तो जिप्सम के हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी जिससे हमने मृदा को सोडियम लवणों से मुक्त किया। इसके बाद हमारा टॉपिक है जिप्सम की शुद्धता एवं महीनता।
यानी कि हम जिस जिप्सम को मृदा के अंदर मिलाते हैं मृदा को सुधारने के लिए, उस जिप्सम की शुद्धता कितनी होनी चाहिए। तो सीधा अर्थ है कि आप जिस जिप्सम का मृदा सुधार में उपयोग करते हैं वो जिप्सम कम से कम 80% शुद्ध होना चाहिए, कम से कम 80% 80% शुद्ध होना चाहिए, तब आप उस जिप्सम का मृदा में सुधार के लिए उपयोग करें। यदि 80% शुद्ध जिप्सम का हम मृदा के में सुधार के लिए उपयोग करते हैं तो उससे हमें अधिक लाभ मिलता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जिस जिप्सम का आप मृदा सुधारक में उपयोग कर रहे हैं उस जिप्सम की जो शुद्धता है वो लगभग 80% होनी चाहिए। इसके बाद है कि खान से प्राप्त जिप्सम जो है वो बड़े ढेलों के रूप में होता है। क्षारीय मृदा में मिलाने से पहले इसको महीन बनाना आवश्यक होता है, इसको छोटे टुकड़ों में बदलना, इसका चूर्ण बनाना आवश्यक होता है। महीन बनाने का अर्थ है कि जब बड़े ढेलों को महीन कणों में बदला जाएगा तो महीन चूर्ण बनाया जाएगा, तब ये जो जिप्सम, जब इस जिप्सम को मृदा में मिलाते हैं तो मृदा में हम उसे सही प्रकार से उसको मिला सकते हैं, उसकी अभिक्रिया सही प्रकार से होगी, इससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद जिप्सम की आवश्यक मात्रा। जिप्सम को भूमि में मिलाने के लिए आवश्यक जो मात्रा है वो क्षारीय भूमि की प्रगति की सीमा, वांछित सुधार की सीमा तथा मृदा सुधारक के बाद उगाई जाने वाली फसलों पर निर्भर करती है। क्षारीय मृदा के लिए सुधारक पदार्थ की जो आवश्यक मात्रा है वो विनिमय सोडियम स्तर पर भी निर्भर करती है, यानी कि मृदा में कितने सोडियम लवण हैं उस मात्रा पर भी जिप्सम की आवश्यक जो मात्रा है निर्भर करती है। इसके बाद लगभग हम देखें तो साधारण जो जिप्सम की जो मात्रा है वो 12 से 15%, या कह सकते हैं 12 से 15 टन प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। अब 12 से 15 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से आप जिप्सम को मृदा में मिला सकते हैं। उसके बाद जिप्सम डालने का समय तथा ढंग। इसमें है कि क्षारीय भूमि सुधार के कार्यों में प्रारंभ में जिप्सम का सबसे उत्तम तरीका, यानी कि जिप्सम को मृदा में मिलाने का सबसे जो उचित जो समय होता है वो गर्मी के महीनों में होता है। आप गर्मी के महीनों में, जैसे आप कह सकते हैं आप जून के महीने में मृदा में जिप्सम को मिला सकते हैं। मानसून आने से पहले, वर्षा प्रारंभ होने से पहले आप जिप्सम को मृदा में मिला सकते हैं। इससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा, मृदा के संरचना में अधिक लाभ प्राप्त होगा। सर्वप्रथम क्षारीय भूमि को भली प्रकार से समतल करते हैं। समतल करने के बाद मेड़बंदी करना जरूरी भी होता है ताकि खेत में पानी सभी जगह बराबर भरा रह सके। अब इसके बाद जिप्सम की आवश्यक मात्रा को धान की फसल उगाने से 10 से 15 दिन पहले केवल 10 सेंटीमीटर ऊपरी सतह में मिलाकर पानी भर देना चाहिए। खेत में लगभग 10 से 15 दिनों तक 4 से 5 सेंटीमीटर पानी जिप्सम मिलाने के बाद भी भरा रहना आवश्यक है, जिससे सोडियम जो है अपक्षालित हो जाए, निक्षालित हो सके। इसके बाद है पायराइट। सबसे पहले बात करते हैं पायराइट के सूत्र की। तो पायराइट सूत्र होता है FeS2। तो पायराइट एक सस्ता मृदा सुधारक है क्योंकि ये लोहा व कोयले की खानों से प्राप्त होता है। ये भारत सरकार के उपक्रम पारादीप फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड PPCL द्वारा वितरित किया जाता है। इसके बाद देखिए हम कि पायराइट लोहा और गंधक का एक खनिज पदार्थ होता है जिसका सूत्र FeS2 होता है, और जिस पायराइट का हम कृषि कार्यों में उपयोग करते हैं उसमें लगभग 22% जो है सल्फर गंधक पाया जाता है। यदि हम पायराइट का संगठन देखें तो पायराइट के संगठन में लोहे की जो मात्रा है Fe की मात्रा 20 से 22% होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा 5 से 0.6% होती है। कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 0.1%, एल्युमिनियम की 6.8%,
सिलिकॉन की 35 से 40%, जिंक की मात्रा 0.02%, कार्बन की मात्रा 2 से 3%, कॉपर की जो मात्रा है 0.05% और मैग्नीज की मात्रा 0.01% होती है। यानी कि पायराइट के संगठन में बहुत सारे एलिमेंट्स या कह सकते हैं पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। इसके बाद है पायराइट की आवश्यकता। मृदा में पायराइट की केवल 0.63 टन मात्रा ही काफ़ी रहती है। पायराइट की जो मात्रा है Gr इंटू 0.85 गणना से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस सूत्र के द्वारा पायराइट की आवश्यक मात्रा निकाल सकते हैं। पायराइट का उपयोग कैल्शियम युक्त मृदाओं में भी प्रभावशाली होता है। हम कैल्शियम युक्त मृदाओं में भी पायराइट का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है पायराइट की प्रयोग विधि। तो पायराइट का उचित जो समय होता है, यानी कि पायराइट का मृदा में मिलाने का उचित समय है वो धान की रोपाई या कह सकते हैं ढेंचा की बुआई से कम 1 सप्ताह पहले मिट्टी की ऊपरी सतह पर बिखेर देना चाहिए तथा लगभग 1 सप्ताह तक नमी बनाए रखना भी आवश्यक है ताकि पायराइट का ऑक्सीकरण तेज गति से हो सके। इससे पायराइट की भूमि सुधार क्षमता में काफ़ी वृद्धि होती है। इसके बाद है पायराइट की मृदा में अभिक्रिया। तो हल्की नम मृदा में ऊपरी सतह पर पायराइट बिखेर कर लगभग 1 सप्ताह तक ऑक्सीकरण की क्रिया पूरी होने के बाद खेत में 10 से 15 दिनों तक 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहने देते हैं। भरा रहना आवश्यक है ताकि अभिक्रिया सही प्रकार से हो सके। हम इसकी अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पे FeS2 है, पायराइट है। जब अभिक्रिया होगी तो इसका अपघटन हो जाएगा, FeS बनेगा, प्लस में गंधक बाहर निकल जाता है। ये बाहर निकला हुआ गंधक जो है इसका ऑक्सीकरण होगा, FeS का ऑक्सीकरण होगा, 3O2 से क्रिया होगी, तब फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस में 4 परमाणु गंधक के बाहर निकल जाते हैं, यानी गंधक बाहर निकल जाती है। ये बाहर निकली हुई गंधक जो है O2 से क्रिया होगी, यानी गंधक का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। उसके बाद हम आगे अभिक्रिया को भी इस प्रकार इसमें देख सकते हैं कि ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड मृदा जल से क्रिया करेगा जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। जब अभिक्रिया होगी तब जाके कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस में जल का भी निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है कि मृदा क्ले होती है। मृदा क्ले के ऊपर सोडियम आयन अधिशोषित होते हैं, उसी में हम इस कैल्शियम सल्फेट को मिलाते हैं। जब मिलाया जाता है कैल्शियम सल्फेट को तो इसका कैल्शियम आयन इसके सोडियम आयनों को बाहर निकाल देता है और स्वयं उसके सोडियम के आयनों के स्थान पर कैल्शियम आयन अधिशोषित हो जाता है, यानी कि सोडियम क्ले से कैल्शियम क्ले का निर्माण होता है और सोडियम आयन इसके सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाते हैं जो मृदा जल में विलय होकर निचली परतों में चले जाते हैं। इस प्रकार से पायराइट की जो अभिक्रिया है मृदा में होती है और मृदा की संरचना में सुधार होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, और साथ में कुछ जितना इस लेसन में हमने पढ़ा है तो उतने ही पढ़े हुए से हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो हम आपको PDF फाइल में भेजेंगे। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक में आपको लिखने हैं। कल कुछ नया लेकर हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।